अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री। और हमारे जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप उसके लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप वो पहले जाकर देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम पहला हिस्सा कवर करेंगे, उसके अंदर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन शामिल हैं। आपकी बुक में ये इस तरह से एक्सरसाइज दी गई है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। पहला MCQ है मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। तो क्या पूछता है कि जो नियॉन साइंस होते हैं, आप नियॉन साइंस क्या होते हैं, ये आप डायग्राम अगर देखें तो आपने इस तरह के ना मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, तो उनमें ये नियॉन गैस फील्ड होती है, इसलिए इनको कहते हैं नियॉन साइंस। तो वो कह रहा है कि नियॉन साइंस के अंदर जो मैटर है वो किस फॉर्म में मौजूद होता है। पहला ऑप्शन है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है गैस और चौथा है लिक्विड क्रिस्टल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्लाज्मा। इसकी रीज़न क्या है वो आप राइट साइड पे देख के मेंशन है। नियॉन साइंस ऑपरेट बाय आयनाइजिंग नियॉन गैस इन प्लाज्मा विच इमिट लाइट व्हेन एक्साइटेड। कहता है जो नियॉन साइंस है ना, उनके अंदर नियॉन गैस फील्ड होती है, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो वो नियॉन गैस कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, जिसकी वजह से वो हमें फिर लाइट मिलती है। MCQ नंबर 2 है हैजर्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। कहता जो शॉपिंग बैग्स है जो हम यूज़ करते हैं, शॉपर वगैरह, उनके नुकसानदेह इफेक्ट हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। जियो केमिस्ट्री पहला ऑप्शन है, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है एनालिटिकल केमिस्ट्री और चौथा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसका जो इफेक्ट है वो हमारी इन्वायरमेंट को होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। राइट साइड पे रीज़न अगर देखें तो उसने बताया है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक बैग ऑन इकोसिस्टम। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी ये करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसका इन्वायरमेंट पे क्या नुकसान है। तीसरा MCQ है द मैन मेड पॉलीमर। इंसानों ने पॉलीमर क्या बनाया है, उसकी एग्जाम्पल क्या है। स्टार्च, प्रोटीन्स, सेलुलोज, पॉलीस्टाइरीन। अब इसमें जो स्टार्च है, प्रोटीन है, सेलुलोज, ये तीनों नेचुरली अकरिंग है, ये कुदरत में पहले से मौजूद हैं। तो पॉलीस्टाइरीन जो है ये राइट ऑप्शन है, ये साइंटिस्ट ने बनाया है। पॉलीस्टाइरीन इज सिंथेटिक पॉलीमर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनोमर स्टाइरीन। कहते हैं ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, इनके खुद से तैयार किया गया है, और ये किस मोनोमर से बना है, स्टाइरीन से। MCQ नंबर 4 है द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज़ रोम्बिक शेप। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस सब्सटेंस की या किस एलिमेंट के जो एलोट्रोप्स हैं उनकी रोम्बिक शेप होती है। तो ये हमने डिस्कस किया, सल्फ़र के जो एलोट्रोप हैं उनमें से एक ही होती है रोम्बिक शेप। तो रोम्बिक शेप सल्फ़र इज़ अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। MCQ नंबर 5 है विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। जब हम कोलाइडल सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे उसकी एग्जांपल में हमने ये डिस्कस किया था मिल्क इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि मिल्क के अंदर जो है ना वो प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं जो कि पूरी तरह डिस्पर्स होते हैं, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। MCQ नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो पूछता है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने पढ़ा है क्या होता है, कि वो मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि वो एक जैसे नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ होती है। पहला ऑप्शन है अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, दूसरा ऑप्शन है अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, तीसरा ऑप्शन है हॉट चॉकलेट। अब ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। अलबत्ता जो ऑप्शन नंबर डी है कंक्रीट मिक्सचर, ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कंक्रीट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ सीमेंट एंड वाटर। कहता है जो कंक्रीट है वो हेट्रोजीनियस इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सीमेंट भी होता है, वाटर भी होता है, तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते। MCQ नंबर 7 है स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैटर की वो कौन सी स्टेट है जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान है। तो इसका राइट ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड्स और सॉलिड क्रिस्टल के दरमियान होती हैं। MCQ नंबर 8 है व्हेन द टाइनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज। कहता है कि जब छोटे छोटे नज़र आने वाले पार्टिकल्स किसी मीडियम में फैले हुए होते हैं तो मिक्सचर कौन सा होता है। अब यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया विजिबल पार्टिकल्स, नज़र आने वाले, और वो हमने पढ़ा था कि वो सस्पेंशन में नज़र आते हैं। जो हमारा कोलाइड है या नॉर्मल सोल्यूशन है उसके अंदर वो नज़र नहीं आते,
तो जब पार्टिकल नज़र आते हैं वो सिर्फ हमें सस्पेंशन में आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इन सस्पेंशन पार्टिकल्स आर विजिबल एंड डिस्पर्स्ड इन मीडियम। तो सस्पेंशन ही वो सोल्यूशन है या वो मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल हमें नज़र आते हैं। MCQ नंबर 9 है, अ सोल्यूशन ऑफ KClO3 हैज़ अ सोलबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि एक हमारे पास सोल्यूशन है KClO3 का, पोटेशियम परक्लोरेट का, और उसकी जो सोलबिलिटी है वो है 13.2 ग्राम 100 ml के अंदर। यानी कि 100 ml अगर पानी लें तो उसमें 13.2 ग्राम KClO3 हल हो जाता है, और टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री। हाउ इट्स सोलबिलिटी विल बी इफेक्टेड इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। कहता है अगर आप टेम्परेचर कम करें तो इसकी सोलबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो अब ये जो KClO3 है ना, इसका हमने ग्राफ पढ़ा था कि इसका ग्राफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी सोलबिलिटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा इसकी सोलबिलिटी कम होगी। तो अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो सोलबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, द सोलबिलिटी विल डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर भी इसने मेंशन किया अगर हम डिक्रीज करें, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट MCQ है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। कहता आप रेट स्टडी कर रहे हैं स्टार्च का, स्टार्च के हम ना ब्रेक डाउन का, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना किसी भी कंपाउंड की वाटर की मौजूदगी में, लेकिन आप उसको टेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के। बाज़ दफ़ा आप उसमें 25 डिग्री टेम्परेचर रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, फिर आप 30 देख रहे हैं, फिर आप 35 कर रहे हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ टेम्परेचर एडजस्ट करके देख रहे हैं कि उसकी हाइड्रोलिसिस का जो रेट है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, तीसरा ऑप्शन और चौथा है फिजिकल केमिस्ट्री। हमने फिजिकल केमिस्ट्री की डिफाइन में ये भी पढ़ा था कि फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दीज रेट्स। कहता हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि रिएक्शंस के रेट क्या होंगे और टेम्परेचर उन पर कैसे इफेक्ट करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई देयर इज़ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीज़न। वो पूछता है कि केमिस्ट्री को हमने इतनी ब्रांचेस में डिवाइड किया, इसकी क्या रीज़न है, आपने कोई सी 3 रीज़न हमें देनी है। पहली है स्पेशलाइजेशन, अलाउ फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज। एक डिवाइड करने का मकसद ये है कि केमिस्ट्री के अंदर जिन लोगों ने आगे स्पेशलाइज करनी है वो मज़ीद उनमें पढ़ना चाहते हैं तो वो ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी रिसर्च या मज़ीद मैं ऑर्गेनिक में पढ़ना चाहूँगा, मैं फ़िज़िकल में मज़ीद पढ़ाई करना चाहूँगा, तो उनको सारी ब्रांचेस की बजाय वो किसी एक ब्रांच के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये नंबर 1 रीज़न है। दूसरी है डाइवर्सिटी, केमिस्ट्री इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट सो डिवाइडिंग इट हेल्प टू स्टडी इन डिटेल। अब केमिस्ट्री में बेतहाशा नॉलेज है, तो इतना नॉलेज एक ही ब्रांच होती तो उसमें कवर करना मुश्किल था। अब उसमें हमने कैटेगरीज बना ली हैं तो हमें ईजी हो जाएगा कि हम ऑर्गेनिक में अलग से स्टडी कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक में अलग से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, तो ये हमें एक हेल्प हो गई है। तीसरा है एफिशिएंट रिसर्च, इट मेक रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजियर इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक मेडिसिन, इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री। तीसरा है कि रिसर्च करना भी आसान हो गया है। अब रिसर्च जब किसी बंदे ने भी करनी है, फॉर एग्जांपल वो मेडिसिन की फील्ड में करना चाहता है तो वो मेडिसिनल केमिस्ट्री को चूज़ करेगा, तो वो उसमें मज़ीद डिस्कवरीज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। वो कहते हैं कि रिएक्शन जो है ना वो न्यूक्लियस से बाहर भी हो सकते हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब आपने ये बताना है कि कौन सी ब्रांच केमिस्ट्री की इन दोनों किस्म की रिएक्शन को स्टडी करती है। तो पहले हम देखते हैं आउटसाइड जो न्यूक्लियस के रिएक्शन होते हैं। अब जो न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के जो आउटसाइड रिएक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे, और वो हम अमूमन स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रॉन लेवल रिएक्शंस आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं और वो दे आर कवर्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो रिएक्शंस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, उनके लिए जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो डील करती है उन रिएक्शंस को जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किन किस्म की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं।
तो वो कहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री एड्रेसिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग सब्सटेंस इन अ सैम्पल। आपके पास कोई भी सैम्पल आता है, आपने उसमें पता लगाना है कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने पता लगाना उसमें आयरन है या उसमें कॉपर का आयन मौजूद है या सोडियम है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है डिटर्मिनिंग द कंसनट्रेशंस ऑफ कंपोनेंट्स। अब आपने ये तो पता लगा लिया है कि उसमें चीज़ें क्या है, आपको ही पता है इसमें आयरन है, सोडियम है। अब आपने ये फाइंड करना है कि वो कितनी कितनी मिकदार में, आयरन की क्या अमाउंट है उसके अंदर सैंपल में, शुगर की क्या अमाउंट है। तो ये कहते हैं डिटर्मिनिंग कंसनट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स। और तीसरा है डिटेक्टिंग कंटेमिनेंट्स इन इन्वायरमेंटल सैंपल। बाज़ दफ़ा हमारे पास ना खुराक के सैंपल आ जाते हैं, हमने उन्हें पता लगाना होता है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मौजूद या कोई ऐसा केमिकल तो नहीं मौजूद जो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी को नुकसान दे, उसको कहते हैं कंटेमिनेंट्स। तो इनका भी पता लगाने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हैव अ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये हम पढ़ चुके हैं ग्रेफाइट को भी और ग्राफीन को। वो पूछता है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि वो दोनों में जो कार्बन है वो हेक्सागोनल लेयर्ड में मौजूद होते हैं। अब आपने डिफरेंस बताना है कि जब दोनों में हेक्सागोनल लेयर्स हैं तो फ़र्क फिर क्या हुआ। तो पहला है ग्रेफाइट, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। वो कहता है कि जो ग्रेफाइट है ना उसमें कार्बन एटम्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, एक से ज़्यादा। जबकि जो ग्राफीन है इट हैज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम इन द हेक्सागोनल पैटर्न। इसके अंदर एक ही लेयर होती है हेक्सागोनल पैटर्न में, एग्जिबिटिंग यूनिक प्रॉपर्टीज़ लाइक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, स्ट्रेंथ की और कंडक्टिविटी की। आप डायग्राम में देखें तो आपको लेफ्ट साइड पे ग्रेफाइट नज़र आ रहा होगा, उसमें आप देखें 3 लेयर्स हैं कार्बन एटम्स की, और जो ग्रेफीन है वो एक सिंगल लेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो मेन फ़र्क उनमें लेयर्स का है, ग्रेफाइट में ज़्यादा लेयर्स होती हैं और ग्रेफीन में सिर्फ एक लेयर होती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हम पढ़ चुके हैं, वो लिक्विड्स या वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ गैसेस और लिक्विड्स के दरमियान होती है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कंबाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स। कहते हैं इन दोनों, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गैसेस की भी और लिक्विड्स की भी। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी 2 रीज़न मेंशन कर रहा है। दे एक्ट एज पावरफुल सॉल्वेंट्स। वो कहता है ये पावरफुल सॉल्वेंट्स के अंदर, पावरफुल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ हम इनको कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सी हम चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। एंड आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग एंड केमिकल रिएक्शंस। और इसको हम इंडस्ट्री में मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने किसी चीज़ को निकालना है, उसका एक्सट्रैक्शन, किसी चीज़ को क्लीन करना है या कोई हमने केमिकल रिएक्शन करवाना है, तो उसमें ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं हम इनको। नंबर 2 है दे आर आल्सो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एज दे कैन रिड्यूस वेस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कहता है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होने देते। एज दे कैन रिड्यूस वेस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कहता अगर हम इनको इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करें ना तो ये वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होने देते या वेस्ट कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। जो सूरज है उसके अंदर मैटर कौन सी स्टेट में मौजूद होता है। तो इसका जवाब है मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट बिकॉज इन द सन द टेम्परेचर इज़ एक्सट्रीमली हाई। कहता है कि जो हमारा सूरज है उसमें मैटर प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि सन के अंदर जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली हाई है। डैट कॉजेज द एटम्स टू आयनाइज एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी एटम्स होंगे ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देंगे। तो वहाँ पे प्लाज्मा की फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन। वो कहता है ग्राफीन की इम्पोर्टेंस बताएं, वो क्यों ज़रूरी है। ग्राफीन इज़ सिग्निफिकेंट ड्यू टू इट्स नंबर 1 एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ। इट इज़ स्ट्रोंगर दैन स्टील येट लाइट वेट। अब स्टील हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो उतना ही हैवी भी होता है। लेकिन जो ग्राफीन है वो स्टील से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन वो है भी लाइट वेट। नंबर 2 है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो बिजली को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्सीलेंट कंडक्टर है। नंबर 3 है वर्सेटैलिटी, एप्लीकेशंस इन फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, सेंसर, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड मोर। हमने ग्राफीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि ये फ्लेक्सिबल भी होता है, इसके अलावा ये लाइट वेट होता है, तो इस वजह से हम इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे
फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज में यूज़ कर सकते हैं, सेंसर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने में इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। कहता हमारी जो दुनिया उसमें ज़्यादातर मटेरियल्स किस मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ज़्यादा किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में। बिल्डिंग्स देख लें, चेयर्स देख लें, फर्नीचर्स देख लें, प्लांट्स देख लें, तो ज़्यादातर मैटर हमारे इर्द गिर्द सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट मटेरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट करेक्टराइज्ड बाय डेफिनेट शेप। हमें पता है कि सॉलिड में एक प्रॉपर शेप होती है और उसका एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब ये नई कैटेगरी इसने ऐड की है, इससे पहले बुक्स में ये मौजूद नहीं थी। बेसिकली इन क्वेश्चंस का ये मकसद होता है कि आपने जो कुछ भी चैप्टर में पढ़ा है ना, जो कुछ भी आपने अंडरस्टैंड किया है, अब आपने उस नॉलेज की बुनियाद पर ना इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। कि जो सुपर क्रिटिकल स्टेट हमने पढ़ी थी मैटर की, वो कैसी दिखती है। अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड अपीयर्स एज अ होमोजीनियस फेज दैट हैज़ प्रॉपर्टीज बिटवीन गैस एंड लिक्विड। हम ये पढ़ चुके हैं, जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है ना, वो एक होमोजीनियस फेज होता है, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है वो एक जैसी होती है। डेट हैज़ प्रॉपर्टीज बिटवीन अ गैस एंड लिक्विड, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो गैस और लिक्विड के दरमियान में होती है। इट इज़ नॉट क्लियरली अ लिक्विड और अ गैस बट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। कहता है ना तो ये पूरा का पूरा लिक्विड होता है और ना ये पूरे का पूरा गैस होता है, बल्कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों के दरमियान में होती हैं। इट कैन फिल अ कंटेनर इफ़ यूज़ लाइक अ गैस। अब इसमें गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो ये कि ये कंटेनर को फिल करते हैं, जैसे हम गैस किसी भी सिलेंडर में फिल करवाते हैं तो ये उस तरह फिल हो जाता है। इफ़्यूज़ लाइक अ गैस, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इफ़्यूज़ करती हैं। इफ़्यूज़ का मतलब है कि अगर उनको एक छोटा सा सुराख मिले ना तो उसमें से प्रेशर के साथ निकलती हैं, तो ये प्रॉपर्टी इनमें होती हैं। बट डिज़ोल्व सब्सटेंसेस लाइक अ लिक्विड, और लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेते हैं। तो इसमें गैसेस की प्रॉपर्टी भी है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन वट वे इज़ प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरिसेंट ट्यूब। जो फ्लोरिसेंट ट्यूब्स मसलन जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं घरों में, पुराने वक्त में यूज़ होती थी, उनको कहते थे फ्लोरिसेंट ट्यूब। उनमें प्लाज्मा क्रिएट कैसे होता है, तो वो पूछ रहा है इसकी रीज़न या कैसे वो क्रिएट होता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द फ्लोरिसेंट ट्यूब इट एक्साइट द गैस इनसाइड लाइक मर्करी वेपर। कहता है जब फ्लोरिसेंट ट्यूब में से हम करंट को पास करते हैं ना, बिजली को पास करते हैं, तो उसमें जो गैस मौजूद होती है वो एक्साइट हो जाती है, यानी उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। द गैस बिकम्स आयनाइज्ड एंड फॉर्म प्लाज्मा। अब वो उसकी एनर्जी इंक्रीज करने से ना वो आयनाइज हो जाती है, उसके अंदर जो एटम्स है वो आयंस बन जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और यही तो प्लाज्मा होता है। विच एमिट अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो जो प्लाज्मा है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ना वो एमिट करता है। दिस यूवी लाइट देन मेक्स द कोटिंग इनसाइड द ट्यूब ग्लो। तो इसी वजह से जो यूवी लाइट निकल रही है ना, ये उसके अंदर जो कोटिंग की होती है उसको ये ग्लो करती है और हमें रोशनी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर। कहता है बायोकेमिस्ट्री में हम जो ज़्यादातर स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो कहता फ़र्क कहाँ पे होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मेन फ़र्क क्या है। द की डिफरेंस इज़ इन देयर फोकस। कहता है मेन जो डिफरेंस है वो फोकस में है कि वो क्या डिस्कस करती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जिनके अंदर कार्बन होती है, लेकिन हम उसमें ये नहीं देखते कि ये लिविंग बॉडीज़ वाला है या नॉन लिविंग है। उसमें हम दोनों डिस्कस करते थे। प्लास्टिक्स है, अब इनमें भी कार्बन है और प्लास्टिक नॉन लिविंग होते हैं, तो ये भी हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, और लिविंग वाले भी करते हैं, जैसे हमारी बॉडीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, इनमें भी कार्बन है, तो ये दोनों चीज़ें हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। जबकि जो बायोकेमिस्ट्री है इट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन कार्बन कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जबकि जो बायोकेमिस्ट्री है ना उनमें हम सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड स्टडी करते हैं जो कि लिविंग बॉडीज़ में होते हैं, इसमें हम नॉन लिविंग को स्टडी नहीं करते। तो ऑर्गेनिक में हम कार्बन कंपाउंड्स दोनों डिस्कस करते हैं, चाहे वो लिविंग बॉडीज़ के हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। जबकि बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ उन कार्बन कंपाउंड्स को जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द रीजंस फॉर द ब्रिलियंस शोन बाय द डायमंड। कहता आपने रीज़न बतानी है कि जो डायमंड है वो इतना कैसे चमकता है। कैन यू इम्प्रूव इट। फिर वो दूसरा सवाल पूछता है कि इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डायमंड इज़ ब्रिलियंट बिकॉज इट हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना आपकी फिजिक्स का एक टॉपिक है पूरा, कि लाइट जो है ना उसमें मुख्तलिफ तरह से बेंड होती है, उसको मुख्तलिफ एंगल से बेंड होती है, मीनिंग इट बेंड्स एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट वेरी वेल। कहता है उसमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, बेंड भी होती है, और वो काफ़ी एफिशिएंटली, काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। इस वजह से उसकी जो चमक है उसमें इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कैन यू इम्प्रूव इट, कहता है उसको बेहतर हम कर सकते हैं, मज़ीद वो चमके। येस, इट्स ब्रिलियंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कटिंग इट इन स्पेशल एंगल्स टू रिफ्लेक्ट मोर लाइट। कहता अगर हम उसको इस तरह से कटिंग करें कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन बढ़ जाए तो उसकी ब्रिलियंस भी बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी चमक में इजाफा हो जाएगा। इट्स ब्रिलियंस कैन बी इनहांस्ड थ्रू प्रिसाइज कटिंग एंड पॉलिशिंग टू मैक्सिमाइज लाइट रिफ्लेक्शन। तो कहता हम कटिंग भी कर सकते हैं मुख्तलिफ एंगल्स पे, और उसके अंदर कोटिंग भी कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से लाइट की रिफ्लेक्शन बढ़े और एज अ रिजल्ट उसकी चमक में इजाफा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो हम घरों में नमक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जब उसको पानी में ऐड करते हैं तो वो पानी के अंदर कैसे मिक्स होता है, आपने इसकी केमिस्ट्री बयान करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड के फार्मूले के बारे में। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। अब इसमें दो किस्म के आयन्स हैं, एक है सोडियम यानी Na, और दूसरा है क्लोरीन यानी कि Cl। अब जो सोडियम है Na इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl होता है इस पर नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जो अपोजिट चार्जेस है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तीसरे नंबर पे पानी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अब आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको पानी का मॉलिक्यूल दिखा है। पानी में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है H2O। अब जो ऑक्सीजन होता है ना इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो Na है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा Cl ऑक्सीजन के पास, और जो Cl नेगेटिव वाला आयन है वो जाएगा हाइड्रोजन के पास, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस होंगे। तो आप राइट डायग्राम में देखें तो आपको मिक्सिंग नज़र आएगी। जो नेगेटिव वाले थे यानी कि Cl नेगेटिव के आयन्स वो चले गए हैं हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन ने उनको घेर लिया क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव है। और जो पॉजिटिव यानी कि Na के आयन्स हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो चलेंगे ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ना ये मिक्स हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर। मैंने आपको भी बताया कि वाटर के अंदर ना पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। द पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर अट्रैक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ वाटर। जो पॉजिटिव सोडियम आयन्स होते हैं वो ऑक्सीजन एटम के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं वो हाइड्रोजन एटम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दीज आयन्स देन स्प्रेड थ्रू द वाटर। इस तरह ये आयन्स पूरे पानी के अंदर फैल जाते हैं, फॉर्मिंग अ सोल्यूशन, तो हमारा सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाई टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कहते हैं ख़ास टेम्परेचर में मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटीज मुख्तलिफ क्यों होती हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि हर कंपाउंड का ना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर कंपाउंड की अपनी ख़ास तरह की बॉन्डिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें पता लगता है कि कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। तो कहता है ईच कंपाउंड है द यूनिक स्ट्रक्चर। हर कंपाउंड का अपने खास स्ट्रक्चर होता है, वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। इसी तरह बॉन्ड स्ट्रेंथ के उसके दरमियान जो बॉन्ड्स बनी हुई है, जो लिंक्स बने हुए हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस कैसी हैं, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। एंड इंट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो वाटर के साथ इंट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हम देखने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। तो दीज फैक्टर्स अफेक्ट हाउ इजीली कंपाउंड कैन डिजोल्व एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ये फैक्टर्स हमें बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड पानी के अंदर कैसे सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। कहता है KNO3 की तरह हम नमक को क्यों नहीं क्रिस्टलाइज कर सकते। अब क्रिस्टलाइज का मतलब होता है कि हम कोई भी सोल्यूशन है ना उसमें से हमने कोई ख़ास कंपोनेंट को ना निकालना है, अलहदा करना है, तो वो बनाते हैं हम क्रिस्टल्स उसके, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब KNO3 पानी से क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग हो सकता है, जबकि जो NaCl है वो नहीं हो सकता। तो उसकी रीज़न पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। NaCl हैज़ अ वेरी लिटल चेंज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। हमने सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो NaCl है ना उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी चेंज नहीं होती अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, यानी कि उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएं या कम करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन सेम रहती है, कितना फ़र्क नहीं आता। सो इवन इफ़ वाटर इज़ कूल्ड आफ्टर डिजोल्विंग NaCl, तो अगर हम पानी के अंदर NaCl को डाल भी दें और टेम्परेचर कम भी कर दें तब भी उसके क्रिस्टल नहीं बनते।
तो जब क्रिस्टल ही नहीं बनेंगे तो उसको निकालना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो KNO3 है, KNO3 शो द डिक्रीज इन सोलबिलिटी विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। उसका केस ये नहीं है, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी सोलबिलिटी भी कम हो जाती है। सो इट्स क्रिस्टलाइजेज वेल, तो जब उसकी सोलबिलिटी कम होगी, वो पानी के अंदर हाल नहीं हो पा रहा लो टेम्परेचर पे, तो वो पानी से बाहर आना शुरू हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में। सो NaCl रिक्वायर्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इसलिए हम NaCl को क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए हमें पानी को पहले इवेपोरेट करना पड़ेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच। कहते हैं जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी क्यों होता है जब उसको टच करें। विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल इज टू यूज एज अ लुब्रिकेंट। कहता है उसको हम लुब्रिकेंट के तौर पे, लुब्रिकेंट्स होते हैं ना जो फ्रिक्शंस को कम करते हैं, जैसे ऑयल्स होते हैं, तो उसको हम ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले वो कह रहा है ग्रेफाइट इज स्लिपरी ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि जो ग्रेफाइट है ना उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं कार्बन की, वो एक दूसरे के ऊपर ना बड़ी होती हैं। अब वो जो लेयर्स है ना उनके दरमियान बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फिसल रही होती हैं, इसकी वजह से वो स्लिपरी बन जाते हैं। तो ग्रेफाइट इज स्लिपरी ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर वेयर वीक वंडरवाल फोर्सेस अलाउ द लेयर्स टू स्लाइड ओवर वन अनदर। अगर आप डायग्राम पे गौर करें, आपको मुख्तलिफ लेयर नज़र आ रही हैं, जो एरो शो कर रहे हैं वो लेयर्स को शो कर रहे हैं। अब इन लेयर्स के दरमियान जो फोर्सेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से ये लेयर्स ना मूव करती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। इस वजह से जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी बन जाता है। दिस प्रॉपर्टी मेक इट इफेक्टिव ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन। इसी वजह से वो उसको हम लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं मशीन्स के अंदर या लॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने MCQs डिस्कस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।